हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विपिन, योर स्किल इंडिया ट्रेनर। और आज IIBF बैंकिंग का जो एग्जाम होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर, BCBF का एग्जाम, तो उसके जो न्यू क्वेश्चंस हैं, जो जुलाई के अकॉर्डिंग न्यू क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तो एग्जाम पास करके ही रहना है। आपने टाइटल भी देख लिया होगा वीडियो का, इट सिंपली सेज दैट आपको ही फेल होके दिखाए, राइट। सो ये जो 100 क्वेश्चंस इस एग्जाम में आपके आने वाले हैं, हम गोना डिस्कस दी ऑल 100 क्वेश्चंस विद यू। और अब ये बहुत अच्छा है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा इस वीडियो के जरिए, सो दैट यू कैन डेफिनेटली क्रैक योर एग्जामिनेशन। टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा क्वेश्चंस पे आपको लेके चलता हूं। और इस उम्मीद के साथ इन क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इनको समझने की, इनको याद करने की ट्रिक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आपका IIBF BCBF का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छी परसेंटेज के साथ में क्लियर होगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। So that's the first question. The first question says when will a loan be NPA? देखिए NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी एक लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब बोला जाता है जब वो जो लोन होता है आपका, उसका इंटरेस्ट या लोन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू होती है 90 डेज के पीरियड तक के लिए। तो 90 डेज तक जब इंस्टॉलमेंट पे नहीं होती, उसको NPA बना दिया जाता है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है NPA कब एक लोन को बोला जाता है। 3 ऑप्शंस यहां पे है आपको, और यहां से मेन ऑप्शंस चूज करने होते हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली बिल्कुल इसी पैटर्न पे आते हैं। इंटरेस्ट एंड और लोन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर। अकाउंट के आउट ऑफ ऑर्डर होने से NPA नहीं होगा। लोन अकाउंट के 90 डेज तक अगर जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है वो पे नहीं होती, तब NPA हो जाता है। बिल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज इन BD, इससे कोई लेना देना होता ही नहीं है लोन अकाउंट के NPA के होने का। तो द राइट आंसर विल बी ओनली फर्स्ट, आई मीन दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर कोई भी लोन की इंस्टॉलमेंट 90 डेज तक पे नहीं होती, तो बैंक उसको NPA बना देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर वो चला जाता है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। बैंक ए सेक्शन एंड डिस्बर्स्ड द सम ऑफ 12,000 रुपीज। एक बैंक है जिसका नाम ए है, उसने 1 अप्रैल 2015 को, 1 अप्रैल 2015 को 12,000 रुपए का किसी कैंडिडेट को लोन सैंक्शन किया है। और लोन सैंक्शन हुआ है हाफ ईयरली के बेस पे, हर हाफ ईयर में इंटरेस्ट पे होगा, राइट। इट लिवाइज 12% पर एनम, और जो इंटरेस्ट होगा वो 12% पर एनम के हिसाब से, प्रतिवर्ष 12% के हिसाब से लगेगा, राइट। और ये कह रहा है कि बोरोवर ने कोई भी पेमेंट नहीं किया है। बोरोवर डिड नॉट रीपे एनी मनी ड्यूरिंग द हाफ ईयर। 6 महीने के पीरियड में, हाफ ईयर में बोरोवर ने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है। तो अब पूछा जा रहा है कि 30 सितंबर 2015 को उसके ऊपर कितना अमाउंट कैलकुलेट होके निकलेगा। देखिए 1 अप्रैल को लोन दिया गया था, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक पूरे 6 मंथ्स होते हैं। तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है जबरदस्ती में। अगर 1 साल का 12% बैठता है, राइट, तो मतलब 6 महीने का 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर देना है। और 12,000 रुपए का 6% होगा 720। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 720। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An account holder who is not only unable to physically present in the bank but also not even able to put his her thumb impression on the check withdrawal form due to sudden physical incapacity want to take cash payment, the bank will do dash। बैंक क्या करेगा ऐसे केस में? क्वेश्चन ये है कि कोई बैंक का अकाउंट होल्डर है, वो बैंक में नहीं जा सकता और इवन वो अपना थंब इंप्रेशन भी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे केसेस में बैंक क्या करेगा? उसको कैश निकलवाना है। वो बंदा अपना कैश कैसे निकलवा पाएगा? देखिए क्या करना है उसके लिए, बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। द राइट ऑप्शन इज ऑब्टेन अ मार्क ऑन द चेक विड्रॉल फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस of which one should be a bank official। उस व्यक्ति का एक मार्क लिया जाएगा, जिस भी प्रकार से वो एक मार्क, कोई अंगूठा जैसा भी वो लगा सकता होगा, एक मार्क लिया जाता है चेक पे या विड्रॉल फॉर्म के ऊपर। और वो मार्क लिया जाएगा 2 विटनेसेस, 2 गवाहों की मौजूदगी में, और जिनमें से एक गवाह बैंक का ऑफिशियल होना चाहिए। This will be the right answer for this particular question. Moving on to the next question. Lender of the last resort to bank means, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन करीब करीब हर एग्जाम में आता है, BCBF का जो भी एग्जाम होता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट टू बैंक मींस, ये होता है RBI। देखिए लिक्विडिटी सपोर्ट देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन बैंक को जो टेम्परेरी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहे। अगर कोई बैंक
अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या बैंक के पास फंड कम हो जाता है तो आरबीआई उसको लिक्विडिटी सपोर्ट देता है, उसी को बोला जाता है लास्ट रिसोर्ट ऑफ बैंक। RBI, the option B will be the right answer. Liquidity support by RBI to banks on a temporary basis through repo. Temporary basis पे RBI सपोर्ट करता है बैंकिंग को, जिसको लिक्विडिटी सपोर्ट बोला जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी B. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, POS आप जानते ही होंगे, पॉइंट ऑफ सेल। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, राइट। आपने देखा होगा बड़े जो मॉल्स वगैरह होते हैं उनके पास एक डिवाइस होती है बिलिंग वगैरह, और कार्ड स्वाइप करके वहीं पे पैसा ले लिया जाता है, उसी मशीन को POS मशीन बोला जाता है, पॉइंट ऑफ सेल। दैट इज B will be the right answer for this question. Moving on to the sixth question, the term bank's customer does not include, term bank customer does not include, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना है, कुछ क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स टाइप का भी आता है, कुछ में इंक्लूड पूछा, डज नॉट इंक्लूड पूछा, थोड़ा ध्यान से आपने क्वेश्चंस को देखना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द टर्म बैंक्स कस्टमर डज नॉट इंक्लूड, इनमें से बैंक का कस्टमर कौन नहीं होता वो आपने बताना है। देखिए अगर बैंक का कस्टमर कौन नहीं होता बताना है तो चारों ऑप्शंस आपने पढ़ने होंगे। मैं नीचे से शुरू करता हूं इसको। लीगल एंटिटी हैविंग अ डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक, मतलब एक कंपनी जिसका बैंक में अकाउंट है, भाई वो तो कस्टमर होता है। एन इंडिविजुअल बोरोअर ऑफ द बैंक, बैंक का कोई भी एक इंडिविजुअल बोरोअर मतलब जो बैंक से लोन लेता है वो भी बैंक का कस्टमर होता है। एनीवन कंडक्टिंग अ बैंकिंग ट्रांजैक्शन विद द बैंक, जो बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करता है वो तो डेफिनेटली बैंक का कस्टमर होता है। लेकिन एनीवन कमिंग टू द बैंक विद द इंटेंशन ऑफ ओपनिंग हिज अकाउंट, अगर कोई बैंक में जाता है अकाउंट खुलवाने के उद्देश्य से तो वो व्यक्ति बैंक का कस्टमर नहीं हुआ, अकाउंट खुल जाने के बाद वो बैंक का कस्टमर बनता है। ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन मैथमेटिकल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट। यू हैव डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा किया है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। वोट एग्रीगेट अमाउंट यू विल गेट बैक इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सिंपल, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है, साधारण सामान्य ब्याज है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट है, तो सीधी सी बात है 10,000 रुपए का 10%, 1,000 रुपए हुआ, 10,000 जमा 1,000 जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो टोटल हो गए 11,000, तो 11,000 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज BC मीन्स इन बैंकिंग सिस्टम, यही एग्जाम आप दे रहे हैं BC का, BC का मतलब होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट स्टेप टेकन बाय द बैंक दैट कैन हेल्प द बोरोवर अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज टू रीपे देयर लोन। बैंक उस केस में क्या करता है अगर नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से, बाढ़ आ जाने की वजह से, किसान की फसलें खराब हो जाने की वजह से जो किसानों ने लोन लिया हुआ है अगर वो लोन नहीं चुका पाते तो बैंक उस केस में क्या करता है। देखिए बैंक कभी भी लोन को राइट ऑफ नहीं करेगा, वेव ऑफ नहीं करेगा, आपका जो लोन होगा वो रीस्केड्यूल होगा, राइट। तो दिस विल बी द राइट आंसर, रीस्केड्यूलिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग लोन जो है वो आपका फिर से रीस्ट्रक्चर होगा, फिर से रीस्केड्यूल होगा। नेक्स्ट ऑप्शन KYC आप जानते हैं, नो योर कस्टमर, KYC स्टैंड्स फॉर नो योर कस्टमर्स। यहां पे एक चीज बताता चलूं, KYC की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी थी, KYC की गाइडलाइंस दी थी RBI ने, तो वो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसको भी सही कर दीजिएगा। KYC का जो रूल दिया था दैट वाज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो KYC की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे टू हैंडल कंप्लेंट्स, इनमें से कंप्लेंट्स को, शिकायतों को हैंडल करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है, कौन सा स्टेप सही नहीं है। बाय एड्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स, ये तो करना जरूरी है, तो ये तो बिल्कुल सही रास्ता है। बाय गिविंग ड्यू अटेंशन टू द कस्टमर, कस्टमर को अगर अटेंशन नहीं देंगे तो उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कैसे। बाय गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व इन द इशू, देखिए किसी भी इशू के साथ में एक बैंकर को, एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना होता है। वी कैन नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व विद एनी ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक टू गिव हिम लोन और समथिंग, राइट। तो दैट इज नॉट द राइट पॉइंट, आई मीन टू डू, राइट। सो क्वेश्चन भी यही था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो बाय गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व इन दिस इशू, राइट, दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, which one of the following is the maximum period for which overdraft is allowed under PMJDY। PMJDY मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना में ओवरड्राफ्ट के लिए जो मैक्सिमम समय होता है वो 36 महीने मतलब 3 साल का होता है। मैक्सिमम पीरियड जो आपको मिलता है लोन के लिए दैट विल बी ऑफ 3 years, राइट, 36 मंथ्स का पीरियड होता है। यहां पे एक बात और बताता चलूं, ये ओवरड्राफ्ट मिलता है 5,000 रुपए का जो अब बढ़ के 10,000 हो गया है।
तो न्यू क्वेश्चंस के हिसाब से 10,000 विल बी द राइट आंसर। 5,000 अगर ऑप्शन में है तो थोड़ा सोचने वाली बात होगी। फिलहाल तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है हमारे पास, होगा तो बिल्कुल उसको भी डिस्कस करेंगे। 3 साल के लिए ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है, राइट। 5,000 पहले लिमिट तय हुई थी, अब 10,000 हो गई है। और ये ओवरड्राफ्ट तब मिलता है जब कम से कम आपका अकाउंट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट कम से कम 6 महीने तक वर्किंग पोजीशन में रहता है। 6 महीने तक अगर उसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी तो आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो ओवरड्राफ्ट के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना में मैक्सिमम समय 3 मंथ्स का, 3 इयर्स का, 36 महीने का, 36 मंथ्स का आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, अब पेमेंट बैंक। देखिए पेमेंट बैंक हम समझते होंगे, पेमेंट जैसे पेटीएम वगैरह, एयरटेल ने भी अपना पेमेंट बैंक बना रखा है, जियो मनी पेमेंट बैंक, ये सब पेमेंट बैंक है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से पेमेंट बैंक के रिगार्डिंग कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। ये कह रहे हैं कैनॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, करते हैं भाई पेमेंट बैंक डिपॉजिट करते हैं, पेमेंट बैंक डिपॉजिट भी करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह ही होता है वो बिल्कुल। लेकिन ये जो ऑप्शन है कैन एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट्स बट नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर कस्टमर। एक कस्टमर 1 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट पेमेंट बैंक में नहीं कर सकता। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, अ बैंक कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट, एफडी। आप जानते होंगे एफडी मैक्सिमम कितने पीरियड तक के लिए होती है। देखिए एफडी मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए होती है। मिनिमम एफडी होती है 15 डेज के लिए और मैक्सिमम एफडी होती है 20 ईयर्स के लिए। तो मैक्सिमम पूछा गया 20 ईयर्स विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following statements relate to the meaning of आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है आप सबको पता है। आधार सीडिंग का मतलब होता है अपने आधार नंबर को अपने बैंक खाते के साथ जोड़ना। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, लिंकिंग द आधार कार्ड डिटेल्स विद द अकाउंट ओपन। जो भी आपका बैंक अकाउंट खुला है उसके साथ अपने आधार कार्ड को लिंक करना, दैट इज व्हाट यू कॉल आधार सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी, राइट, इज क्लासिफाइड एज। आरडी कौन सा प्रकार है खातों का, अकाउंट्स का कौन सा प्रकार होता है आरडी। देखिए आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट जिसको आप बोलते हैं और एफडी ये दोनों ही टर्म डिपॉजिट होते हैं। आरडी भी टर्म डिपॉजिट है और एफडी फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो भी टर्म डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मूव करते तो नेक्स्ट क्वेश्चन एफडी का ही है। फिक्स डिपॉजिट इज क्लासिफाइड एज टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और आपका आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट दोनों टर्म डिपॉजिट के एग्जाम्पल होते हैं। Next question, dash is the price that someone pays for the loan taken from the bank। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो उसको क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, पेनल्टी देते हैं, सर्विस चार्ज देते हैं। जब हम बैंक से लोन देते हैं तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, प्रीमियम दिया जाता है इंश्योरेंस के केस में। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं बैंक से तब हम प्रीमियम पे करते हैं और अगर हम बैंक से लोन लेते हैं देन वी पे इंटरेस्ट टू द बैंक। बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज ह्यूजली चेंज द बैंकिंग कल्चर। बैंकिंग कल्चर को सबसे ज्यादा किस चीज ने चेंज किया है। पहले होता था बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनवाने जाना होता था, एक फॉर्म भर के जमा करके आते थे, थोड़ी देर बैठना पड़ता था या घर जाके वापस लेने के लिए आते थे, पैसे निकालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी। ऐसा क्या हुआ अचानक से कि अब हम बैंक बहुत कम जाते हैं, जितना पहले जाना पड़ता था अब नहीं जाते थे। टेक्नोलॉजी, एग्जैक्टली, इंक्रीज्ड यूज ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी का जो एडॉप्शन है उसी वजह से बैंकिंग की पूरी कल्चर चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी के साथ काम हो रहा है, आप मोबाइल फोन से ही पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, बैंक में कौन जाता है पैसा ट्रांसफर कराने। अब टेक्नोलॉजी की वजह से बैंक का जो कल्चर है वो ह्यूजली चेंज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक्स मस्ट क्लासिफाई देयर एसेट्स और लोन्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज। देखिए बैंक अपने लोन्स को, अपने एसेट्स को 4 कैटेगरी में तोड़ता है। एक जो बिल्कुल सही चल रहे होते हैं उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड एसेट, एक एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट दूसरा पार्ट होता है जो 90 डेज तक अगर उनका रीपेमेंट नहीं होता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एक डाउटफुल एसेट वो केसेस होते हैं जिनमें डाउटफुल है ये पेमेंट आएगा भी क्या ये पैसा गया। और लॉस अकाउंट जो 100% तय हो चुका होता है कि ये तो 100% बैड डेप्ट हो गया, ये आपका लॉस हो गया। तो 4 प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड, नॉन परफॉर्मिंग, डाउटफुल, लॉस। याद रखिएगा सारे ऑप्शंस बिल्कुल मिलते जुलते आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। देखिए यहाँ पे सब स्टैंडर्ड कर दिया, सब स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता, नॉन परफॉर्मिंग होता है, राइट। सो देयर विल बी 4 टाइप्स, standard, non-performing, doubtful and loss. Moving to the question number 21. A loan of ₹1 lakh has been given under Pradhan Mantri Mudra Yojana
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1 लाख रुपए का जो लोन होता है वो किशोर स्कीम के अंदर दिया जाता है, किशोर योजना के अंदर दिया जाता है। इसमें 3 योजनाएं होती है, शिशु होता है, तरुण होता है और किशोर होता है। इसमें अमाउंट अलग अलग होते हैं। तो 5 लाख रुपीज वाला जो अमाउंट आपका होता है, 5 रुपीज से कम वाला जो अमाउंट होता है वो किशोर योजना के अंदर आता है, राइट। तो 1 लाख बोला गया है, तो 1 लाख जो है वो किशोर योजना के अंदर आपका जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जनधन भारत में कब लॉन्च हुई थी? देश में प्रधानमंत्री जनधन कब लॉन्च हुई थी? देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत में लॉन्च हुई थी 2014 में। तारीख भी बताता चलूं, 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में पहली बार बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते खोले जाएंगे, और 28 अगस्त 2014 से ये स्कीम लागू कर दी गई थी। 15 अगस्त को इसकी सूचना दी गई थी और 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम शुरू कर दी गई थी। खैर, ईयर पूछा गया है, लेकिन अगर डेट भी पूछ ले तो भी आप बता दीजिएगा। 28 अगस्त 2014 से शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना की। आगे बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स? बैंक्स इनमें से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? बैंक्स प्रोवाइड बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, डेफिनेटली बैंक फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों सर्विसेज, वित्तीय और अवित्तीय दोनों सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं। क्रॉप लोन भी बैंक देता है, वो एक फाइनेंशियल सर्विस होती है। किसान क्रेडिट कार्ड भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं ये सभी बैंक के काम हैं, जो बैंक की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 24 भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, आपने इसका नाम डेफिनेटली सुना होगा। वो #99 वाला नॉर्मल बेसिक फोन से पैसे ट्रांसफर करने वाली जब स्कीम शुरू में आई थी, कब? जब नोटबंदी हुई थी। अब नोटबंदी कब हुई थी, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो याद रखिएगा, मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए। उस दिन रात को 8 बजे नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने बोला था मित्रों 500,000 के नोट बंद, ठीक है। तो जो तहलका मचा था वो 8 बजे की रात, तारीख भी कुछ मिलती जुलती थी, नवंबर का सर्दियों का महीना था, उसको भी याद कर लीजिएगा। फिलहाल भीम पे आ जाते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी इज एन ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट ट्रांजेक्शंस यूजिंग। देखिए, भीम ऐप से जो ट्रांजेक्शंस होती है वो यूपीआई और पेमेंट एड्रेस के बेस पे होती है। उसमें मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालना नहीं होता है, यूपीआई और पेमेंट एड्रेसेस मिलते हैं और यूपीआई के बेस पे पूरी ट्रांजेक्शंस होती है भीम के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट प्रोडक्ट ऑफ बैंक? इनमें से बैंक का क्रेडिट प्रोडक्ट कौन सा है? क्रेडिट प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जिसमें बैंक पहले पैसे देता है, बाद में लेता है, राइट। पहले बैंक आपके लिए भुगतान कर देता है। आपने क्रेडिट कार्ड आप समझते ही होंगे। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग कर लेते हैं और बैंक को वो पैसा बाद में लौटा देते हैं। तो क्रेडिट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट माने जाते हैं, वो प्रोडक्ट कहलाते हैं जिसमें बैंक पहले पैसा पे कर देता है, बाद में आप बैंक को पैसा देते हैं, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिक्स डिपॉजिट नहीं भाई, फिक्स डिपॉजिट में तो हम अमाउंट बैंक में पहले जमा कराते हैं। डिमांड ड्राफ्ट तो जब तक वो पैसा पहले लेते नहीं तब तक डीडी बना के नहीं देते। किसान क्रेडिट कार्ड वर्ड आप देखते ही समझ गए होंगे, यही क्रेडिट प्रोडक्ट होता है। रिकरिंग डिपॉजिट आरडी हर महीने जमा करनी होती है, दैट इज अगेन नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी किसान क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, small finance banks are required to provide at least 50% of loans whose amount per borrower। देखिए, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स होते हैं उनको 50% लोन देना होता है उन लोगों को पर बोरोवर जो मैक्सिमम 25 लाख से एक्सीड ना करता हो, डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख, 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट एक्सीड ना करे, राइट। टोटल का 50% और जो 25 लाख रुपए से ज्यादा एक्सीड ना करे। सो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 25 लाख, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर डीबीटीएल आप समझते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी कस्टमर्स, डीबीटीएल स्कीम, वन ऑफ द की एजेंसीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। डीबीटीएल में क्या होता है, आपको गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, राइट, उसी को डीबीटीएल स्कीम बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि इनमें कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होती है? भाई एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डेफिनेटली। उसमें ग्राम पंचायत क्या करेगी, प्राइमरी स्कूल क्या करेगा, राइट। तो उसमें एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज राइट आंसर। 28, relationship between the banker and customer can be of various types depending on the type of transactions। बैंक में ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, जो लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसके बेस पे बैंक और कस्टमर्स के अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप हो सकते हैं। जैसे कोई बोरोवर होता है जो लोन लेता है, कोई कस्टमर होता है, कोई अकाउंट होल्डर होता है, राइट। अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप हो सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप? इनमें से कौन सी रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर रिलेशनशिप नहीं है?
कीपिंग गुड्स इन द सेफ कस्टडी विद द बैंक, लॉकर। अगर आप लॉकर में अपना सामान रखते हैं तो आप बैंक के कस्टमर हुए, ये तो बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप हुई। रेमिटिंग मनी टू रिलेटिव्स थ्रू द बैंक, बैंक से रिलेटिव्स को, आप बैंकर अगर हैं, आप रिलेटिव्स को लोन देते हैं, रिलेटिव को अगर आप लोन दे रहे हैं तो सीधी बात है वो रिलेटिव आपके बैंक का कस्टमर है, उसका अकाउंट है, तभी आप लोन दे रहे हैं, ये भी बैंक और कस्टमर रिलेशनशिप हुई। बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से मनी बोरो करना मतलब बैंक से मनी लोन लेना, ये तो डेफिनेटली कस्टमर है। वर्किंग फॉर अ बैंक एज इट्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आप अगर एक बीसी पॉइंट बनके, एक बीसी सेंटर बनके बैंक को सपोर्ट दे रहे हैं तो आप बैंक के एसोसिएट हुए, आप बैंक के कस्टमर नहीं हुए। तो डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो बीसी होते हैं और जो बैंक होते हैं उनके बीच में कस्टमर और बैंक वाला रिलेशन नहीं होता, वो एसोसिएट्स होते हैं, आप बैंक के लिए काम करते हो एज ए बीसी। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। 29, Which of the following account या accounts is are eligible to be opened under PMJDY? PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना में इनमें से कौन से खाते खुल सकते हैं? अकाउंट्स इन द नेम ऑफ इलिटरेट पर्सन, जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनके नाम से खाते खोले जा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट, यस ज्वाइंट अकाउंट खुलते हैं PMJDY में। इंडिविजुअल अकाउंट भी PMJDY में खुलते हैं। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 30, द प्राइस फॉर इंश्योरेंस इज कॉल्ड, इंश्योरेंस जब आप लेते हैं तो आप क्या देते हैं? आप प्रीमियम भरते हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी प्रीमियम। मूविंग टू द नेक्स्ट, PMJDY फोकसेस ऑन कवरेज ऑफ, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो खाते खोले थे उसने क्या कवर किया? क्या 2000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाले गांव को कवर किया? क्या रूरल एरिया को कवर किया? अर्बन को छोड़ दिया? सिर्फ मेल मेंबर्स को कवर किया रूरल फैमिली के? नहीं, ऑल हाउस होल्ड्स, हर घर को कवर किया गया PMJDY में। हर घर में खाते खुले हैं PMJDY में, उसके पीछे कोई भी जेंडर बायस वो नहीं हुए हैं, वो रूरल और अर्बन एरिया के बेस पे नहीं गए, इट वाज ऑल हाउस होल्ड। डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 32, which one of the following is must for getting the benefit of subsidy under DBTL? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू LPG कस्टमर्स के लिए, मतलब ये स्कीम DBTL के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि DBTL में जो सब्सिडी मिलती है, गैस की जो सब्सिडी मिलती है वो डायरेक्टली अकाउंट में आती है। वो आपको चेक नहीं मिल सकता, वो आपको DD नहीं मिलेगा, वो आपको कैश नहीं मिलेगा, दैट कम्स टू द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट, अ स्टैंडर्ड एसेट, अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 चीजें डिस्कस की थी कि बैंक के पास जो एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, नॉन परफॉर्मिंग होता है, लॉस होता है, डाउटफुल होता है, 4 होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ स्टैंडर्ड एसेट ऑफ अ बैंक इज डिफाइंड एज एन एसेट विच इज, कि इनमें से स्टैंडर्ड एसेट कौन सा है? विच इज नॉट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए डाउटफुल एसेट स्टैंडर्ड थोड़ी ना, स्टैंडर्ड मतलब सब बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। लॉस अकाउंट को स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, नॉन ऑफ द अबव को तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। नॉट अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं है वही स्टैंडर्ड है, क्योंकि जो बिल्कुल सही चल रहा है वो स्टैंडर्ड एसेट होता आपका। चलिए 34, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन बैंक अकाउंट ओपन अंडर PMJDY? प्रधानमंत्री जनधन योजना में मिनिमम बैलेंस कितना रखना होता है अपने खाते में? कुछ नहीं रखना होता, जीरो बैलेंस खाता होता है जनधन का खाता। देयर इज नो मिनिमम बैलेंस सिमुलेशन, राइट? तो क्वेश्चन 34 का राइट आंसर विल बी ए। Question number 35, which one of the following is the most important feature of SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप? कुछ लोगों का ग्रुप होता है ये, जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ये सही एग्जांपल है आत्मनिर्भर भारत का। जी बिल्कुल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप बन जाता है, वो आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, राइट? वो रजिस्टर्ड होते हैं, ट्रस्ट या सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, वो मिलते हैं। तो देखिए जो ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कंपलसरी मिनिमम सेविंग्स, ऐसा कुछ नहीं होता। सेल्फ ग्रुप के अंदर जितने भी लोग रहेंगे कोई मिनिमम सेविंग्स कंपल्शन नहीं होती है। ओनली मैन एज मेंबर्स, नहीं, ये भी नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही जो है उसमें मेंबर रहेंगे, उसमें महिलाएं भी मेंबर होती हैं, लेकिन उनका जो नारा है दैट इज सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प, दैट विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ऊपर के दोनों ऑप्शंस गलत है। सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग की जो 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेप्स होती हैं, उनका सीक्वेंस देखिए, स्टेजेस वही रहेंगी, सीक्वेंस चेंज होती है, ऑप्शन खराब हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको याद रखने का तरीका PLI, इस क्वेश्चन का आंसर लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस, मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस को याद रखने का तरीका PLI। वो PLI क्या है? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन, दीज आर 3 स्टेजेस
इन द सीक्वेंस, इन दिस सीक्वेंस ओनली। अगर आपको इंटीग्रेशन, लेयरिंग, प्लेसमेंट किसी ऑप्शन में मिलता है तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। द राइट आंसर विल बी PLI, प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। यही सीक्वेंस होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 37। Which one of the following statement is correct regarding PMJDY? इनमें से PMJDY के लिए करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? चलिए, बैंक अकाउंट कैन बी ओपन आउटसाइड ऑफ अ बैंक ब्रांच प्रेमाइसेस, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि BC जो सेंटर्स होते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, बैंक मित्र, वो PMJDY का खाता खोल सकते हैं। दैट हैपेंस आउटसाइड दी बैंक ब्रांच, राइट? ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। बैंक अकाउंट कैन बी ओपन इन सिंगल नेम ओनली, नहीं भाई, ज्वाइंट का भी खाता होता है PMJDY में, तो सिंगल का ही खाता नहीं होता है। बैंक अकाउंट कैन बी ओपन विद मिनिमम डिपॉजिट, जीरो बैलेंस खाता होता है, तो मिनिमम डिपॉजिट का कोई चक्कर ही नहीं होता। ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। बैंक अकाउंट कैन बी ओपन ऑन फिक्स्ड डेज ओनली, जब बैंक खुला है तब खाता खुल सकता है, कोई फिक्स दिवस नहीं होते हैं, कोई फिक्स्ड डेज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बैंक अकाउंट कैन बी ओपन आउटसाइड द ब्रांच ऑफ अ बैंक, बैंक की ब्रांच के बाहर भी खाता खुलता है, BC पॉइंट पे खुलता है, बैंक मित्रा पे खुलता है। 38, द एक्सीडेंट कवर अंडर PMSBY, PMSBY याद होगा आपको, 2014 में ही ये योजना भी भारत सरकार ने शुरू की थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। हर एक अकाउंट्स में वो 2 लाख का जो बीमा वाला केस चला था, दैट वाज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। शैल टर्मिनेट ऑन द नंबर अटेनिंग द एज ऑफ, देखिए जो PMSBY होता है, मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है, वो 70 साल की आयु के बाद टर्मिनेट हो जाता है। 70 ईयर्स पार होने के बाद में वो बीमा नहीं मिलता, 70 की एज तक ही मिलता है। 70.1 होते ही वो बीमा आपका खारिज हो जाता है, वो टर्मिनेट हो जाता है। 70 years will be the right answer for this question. Next, which one of the following debit card is issued to the bank accounts opened under PMJDY? प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो खाता खुलता है, उस खाते के साथ में कौन सा डेबिट कार्ड आपको मिलता है? रूपे डेबिट कार्ड मिलता है। उस कार्ड का नाम है रूपे डेबिट कार्ड। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, which one of the following is not considered to be a soft skills? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी सॉफ्ट स्किल्स नहीं है? कॉन्फिडेंस अप्रोच सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। पॉजिटिव आउटलुक डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। पेशेंस बिहेवियर डेफिनेटली सॉफ्ट स्किल का पार्ट। लेकिन एकेडमिक नॉलेज, आपकी जो जानकारी होती है, जो एकेडमिक नॉलेज, जो आपकी शैक्षणिक जानकारी जो आपके पास होती है, वो सॉफ्ट स्किल का पार्ट नहीं होती। मेरी सॉफ्ट स्किल्स वो है कि मैं अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन मेरे पास जो नॉलेज है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, दैट इज द पार्ट ऑफ द एकेडमिक एजुकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट आई हैव, राइट? सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। तो डी आंसर विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 41, PMJDY की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं भाई साहब, प्रधानमंत्री जन धन योजना इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 42, माइक्रो ATM इज बेसिकली अ बायोमेट्रिक हैंड हेल्ड डिवाइस अनेबल्ड विथ। देखिए, जो आपका माइक्रो ATM होता है, वो हैंड हेल्ड डिवाइस होती है जिससे आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। BC पॉइंट को एक माइक्रो ATM दिया जाता है बैंक की तरफ से, जिसमें वो डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है, ट्रांसफर करता है, ये सारे काम उसके थ्रू किए जा सकते हैं। वो किस पे बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है ऑथेंटिकेशन पे। थंब इंप्रेशन के बिना, आधार एनेबल्ड थंब इंप्रेशन के बिना, ऑथेंटिकेशन हुए बिना ट्रांजेक्शंस नहीं होती। तो दैट इज थ्रू दी ऑथेंटिकेशन, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस। Micro ATM is basically a biometric handheld device enabled with authentication. Moving to the question number 43. Which of the following are the main features of microfinance? Microfinance की इनमें से कौन सी मेन फीचर्स होती है? देखिए, माइक्रोफाइनेंस के बारे में समझे। माइक्रोफाइनेंस क्या है? एक फाइनेंस की लोन देने की वो स्कीम है जिसमें जो लोग बहुत बड़े व्यापारी नहीं है, छोटे लोग हैं, छोटे अमाउंट की उनकी रिक्वायरमेंट है, इसकी लिमिट होती है। पहले 1 लाख होती थी, अब 1,25,000 हो गई है। 1,25,000 तक का लोन दिया जा सकता है। इस लोन को छोटा ही लोन बोलते हैं। मतलब गाड़ियों के लिए भी लोग 4-4, 5-5 लाख रुपए की छोटी सी गाड़ी की बात करते हैं, 5 लाख की स्विफ्ट गाड़ी की भी बात करेंगे तो 4,60,000 रुपए का लोन उसके लिए भी लोग लेते हैं। यहाँ पे लोन की बात होती है 1 लाख, 1,25,000, पहले 1 लाख की लिमिट थी, अब इसकी लिमिट बढ़ के 1,25,000 हो गई है इस वाले फाइनेंशियल ईयर से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस? की इनमें से देखते हैं कौन सी मेन फीचर है। फाइनेंस इज फॉर द शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, डेफिनेटली छोटे और मध्यम समय के लिए ही लोन मिलता है। लोन्स गिवन आर स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट लोन के लिए दिया जाता है। मतलब छोटा का मतलब ये 1 लाख 1.25 लाख की बात हो रही है, 10-20,000 वाला लोन नहीं होता। इट इज टारगेटेड एट द लो इनकम ग्रुप, दैट इज अगेन द राइट ऑप्शन। जो लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए टारगेट किया गया है। द क्रेडिट इज सिक्योर्ड बाय एसेट, नहीं, क्रेडिट सिक्योर्ड नहीं होता है एसेट के थ्रू, कुछ भी गिरवी नहीं रखा जाता।
राइट। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो सही नहीं होगा, बाकी ऊपर के दोनों सही है। तो हम देखते हैं बी ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, द रीपेमेंट ऑफ लोन्स डिपेंड्स अपॉन। देखिए बैंक का रीपेमेंट का मतलब होता है लोन चुकता करना। रीपेमेंट का मतलब होता है जो लोन लिया गया है उस लोन को चुकाना, लोन चुकता करना। द रीपेमेंट ऑफ लोन्स डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड करता है लोन को चुकाना? क्या बोरोवर्स कैपेसिटी टू पे ओनली, मतलब क्या सिर्फ बोरोवर की कैपेसिटी की, भाई मेरी कैपेसिटी कितनी है पे करनी, सिर्फ इस बात में निर्धारित किया जाता है, या बोरोवर्स विलिंगनेस टू पे ओनली, मेरी इच्छा, भाई मैं लोन पे करना चाहता हूं कि नहीं करना चाहता, मेरी इच्छा। वास्तव में क्या इन चीजों पे बैंक लोन देता है? नहीं देता। किस बेस पे देता है? बोरोवर्स इनकम जनरेशन ओनली। आप जब भी कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे आपके इनकम प्रूफ मांगे जाते हैं, या तो सैलरी स्लिप मांगी जाएगी या फिर क्या मांगा जाएगा, आपका आईटीआर की कॉपी। तो किस बेस पे लोन दिया जाता है? लोन इस बेस पे दिया जाएगा कि आपकी इनकम जनरेट कितनी हुई है, व्हाट इज योर इनकम जनरेशन, राइट। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, which one of the following is the device at BC centers for facilitating cashless purchases to customers? Very good questions. देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज पूछा है ये आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस ऑफ बीसी। जब आप बीसी बन जाते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाते हैं बैंक के, राइट, आपका बीसी सेंटर अप्रूव हो जाता है, तो आपको कौन सी डिवाइस वो मिलती है, क्या डिवाइस होती है वो, जिससे आप कैशलेस परचेज करते हैं। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं बोल रही है आपसे, इसने बोला कैशलेस परचेज। परचेज का मतलब आप कुछ बेच रहे हो और सामने वाला कुछ खरीद रहा है, उसी के लिए परचेज वर्ड यूज किया जाता है। और यहाँ काम में आती है पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, जो बीसी पॉइंट पे होती है। कैशलेस मतलब सामने वाला पैसे नहीं देगा आपको, कार्ड स्वाइप करेगा, ऑथेंटिकेशन देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन कैश नहीं देगा, उसके बेस पे आप सामान बेच सकते हो। द डिवाइस इज पीओएस। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 46, which one of the following facilities is being extended to people under the DBTL scheme? घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछ रहा है, डीबीटीएल की फुल फॉर्म जानना चाह रहा है बस आपसे, और कुछ नहीं। डीबीटीएल की फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू एलपीजी सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, राइट। ऊपर बोला डायरेक्ट बेनिफिट टोकन, नीचे बोल रहा है डायरेक्ट बिल्स ट्रांसफर, डायरेक्ट बिल्स टोकन। नो, द राइट आंसर विल बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 47, which of the following statement is not true in respect of the near field communication mobile? नियर फील्ड कम्युनिकेशन मोबाइल एनएफसी वो टेक्नोलॉजी है जो टैग के बेस पे काम करती है, दो फोन्स के बीच में टैगिंग, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है इससे। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैन बी कैरीड आउट ऑफलाइन ऑल्सो, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। बिना इंटरनेट के टैगिंग के बेस पे दो डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, ये वो टेक्नोलॉजी, वो टर्मिनोलॉजी होती है, और इसमें ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस कैरी आउट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ माइक्रो एटीएम? इनमें से माइक्रो एटीएम, देखिए वर्ड का नाम क्या है, माइक्रो एटीएम। एटीएम आप जानते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम में क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं, लेकिन एटीएम में पैसे जमा भी होते हैं। यस, वी डू हैव दी डिवाइसेस ऑफ दैट काइंड, जो आपके जो है पैसे जमा भी करती हैं, राइट, उनको डिपॉजिट मशीन भी बोल दिया जाता है। माइक्रो एटीएम छोटा एटीएम क्या क्या कर सकता है, कनेक्टेड टू कोर बैंकिंग सिस्टम। यस, वो कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, राइट। पूछना क्या चाह रहा है, नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो एटीएम, की इनमें से माइक्रो एटीएम की फीचर कौन सी नहीं है। तो कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम मतलब आप इधर ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक से मैसेज आपके पास आ जाएगा, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी कोर बैंकिंग सिस्टम, राइट। हैंड हेल्ड डिवाइस ऑपरेटेड बाय बीसी, बीसी के पास होती है हैंड हेल्ड डिवाइस होती है, हाथ में लेने वाली डिवाइस होती है, वो छोटा सा एटीएम। पीओएस मशीन में मॉनिटर्स वगैरह भी बड़े हो जाते हैं कई बार, लेकिन आपने वो देखा ना, स्वाइप कार्ड स्वाइप करने वाली जो मशीन होती है, दैट इज योर माइक्रो एटीएम। नीड्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाली आती है उन्हीं को बायोमेट्रिक माइक्रो एटीएम बोलते हैं। यूज फॉर बिल पेमेंट बाय कस्टमर, ये नहीं होता, कस्टमर आपको पैसे दे सकता है, डिपॉजिट किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है, बिल पेमेंट नहीं होता। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 48। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज the use of the query service Aadhaar mapper, QSAM। ये वो सर्विस होती है जिससे आप ये पता लगाते हैं, ये इस बात का स्टेटस चेक करते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है या नहीं है। QSAM जो सर्विस होती है, दिस इज द सर्विस टू चेक द स्टेटस ऑफ योर आधार सीडिंग विद योर बैंक अकाउंट। टू नो आधार सीडिंग स्टेटस विद बैंक, दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द रुपे डेबिट कार्ड। भाई साहब रुपे डेबिट कार्ड हो या कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो, जो उसका पिन नंबर होता है उसकी फुल फॉर्म सब में सेम ही होती है। फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। दैट इज द डी ऑप्शन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पीपल आइडेंटिटी नंबर नहीं होता है, पीपल आइडेंटिटी न्यूमरल नहीं होता है, पर्सनल आइडिया नंबर नहीं होता है। आइडिया से वैसे भी लोग आजकल दुखी हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। किसी भी डेबिट कार्ड, किसी भी क्रेडिट कार्ड को ऑपरेट करने के लिए 4 डिजिट का जो पिन होता है उसी को बोला जाता है पिन नंबर, आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट। तो गाइस इस वीडियो के अंदर ये 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आने हैं, दूसरी वीडियो का वेट करना पड़ेगा आपने। एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये वीडियो आपकी 40 मिनट्स के आसपास तक की वीडियोस ये बैठ जाएगी आपकी। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये 50 क्वेश्चन डिस्कस किए, डेफिनेटली आने वाले हैं इस बार एग्जाम की, क्योंकि जुलाई 2020 में जो न्यू क्वेश्चन हमने अरेंज किए हैं, कहां से अरेंज किए हैं सर? देखिए जितने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनके इंटरव्यू की तरह लेना पड़ता है, हमें बड़े मेहनत करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को अरेंज करने के लिए। तो ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और एक एक क्वेश्चंस वेरीफाइड है, बिल्कुल चिंता ना करें आप। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल बाय हार्ट याद करें, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें आप। अगले 50 क्वेश्चंस अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ पे बता दूं, देखिए क्वेश्चंस का सीक्वेंस आपके एग्जाम में आगे पीछे रहेगा, ऑप्शंस का सीक्वेंस भी ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। तो एबीसी नहीं रटना है, ऑप्शंस अच्छे से याद करना है, ऑप्शंस अच्छे से समझ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको इसमें समझाते हुए चलूं। शुद्ध हिंदी में समझाया मैंने आपको, इंग्लिश भी यूज करी है बीच बीच में, कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में 51 से लेके 100 तक के पूरे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको दूसरी वीडियो का भी पता चलता रहेगा और कुछ और भाइयों का भी भला हो जाएगा IIBF BCBF का एग्जाम क्लियर करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। आई सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। 51 to 100 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। तब तक मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IIBF BCBF के एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।